चलो, तो संसद और विधानमंडल, इन दोनों का कार्य क्या है? विधि बनाना। इन दोनों का कार्य क्या है? विधि बनाना। इन दोनों का कार्य है विधि बनाना। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों ही विधि क्यों बनाएंगे भाई? जो संसद जो विधि बनाएगी, संसद पूरे भारत के लिए है, संसद जो विधि बनाएगी पूरे भारत पर लागू होगा, और ये जो राज्य की विधानमंडल जो विधि बनाएगी वो केवल उसी राज्य तक लागू होगा। एक खास बात है ना, दोनों को विधि बनाने का अधिकार है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में दो सरकार का प्रावधान है, तो दोनों को ही विधि बनाने का अधिकार है। दोनों में अंतर बस ये है कि संसद जो विधि बनाएगी वो पूरे भारत पर लागू होगा, मतलब समस्त राज्यों पर भी लागू होगा, और राज्यों को भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन अंतर यह है कि वो राज्य जो विधि बनाएगी केवल उस राज्य तक ही लागू होगा। अब सवाल यह है कि भाई संसद जो विधि बनाएगी वो भी छत्तीसगढ़ पे लागू होगा, और छत्तीसगढ़ जो विधि बनाएगी वो तो छत्तीसगढ़ में लागू होगा, तो दोनों विधि में झगड़ा भी तो हो सकता है ना। दोनों को विधि बनाने का अधिकार है, तो दोनों झगड़ भी तो सकते हैं, नहीं एमे मैं विधि बना हूँ, एमे मैं मोर विधि बनाने का अधिकार है, ऐसा झगड़ा हो सकता है। तो इस झगड़े को संविधान ने पहले ही क्लियर कर रखा है कि झगड़ा ना हो। संविधान ने क्या किया? संविधान ने अनुसूची 7 मैंने बताया था आपको, अलग से अनुसूचियां भी हैं। अब भाई ऐसे प्रावधान जिनका उल्लेख, जिनका उपबंध भागों में नहीं किया जा सका है, अतिरिक्त प्रावधानों का उल्लेख, जो अतिरिक्त और जो रिक्वायर्ड जानकारियां हैं वो अनुसूची के माध्यम से डाली गई। बंद कर तो जल्दी से खाया कर। देखो उसको, वो पहले क्लास की है ना, वो दोबारा यहाँ दूसरा क्लास करती है तो खाने गई थी। चलो, अनुसूची 7। अब अनुसूची 7 बोल लो आप, या फिर भाग 11 बोल लो आप। अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 246 बोल लो आप। अनुच्छेद 246 क्या विशेषता है इन सब में? इसमें असल में केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा है। किसका बंटवारा है? विधायी शक्तियों का बंटवारा। मतलब यहाँ तुम विधि बनाओगे, यहाँ तुम विधि बनाओगे, इसका बंटवारा कर दिया गया भाई, यहाँ तुम्हारी विधि बनाने की शक्ति है, यहाँ तुम्हारी। अब ये जो बंटवारा किया गया किसके माध्यम से किया गया? तो इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं। इसके लिए क्या बनाई गई हैं? 3 सूचियां। अनुसूची अलग है ना, ये सूची है। 3 सूचियां बनाई गई है, और वो 3 सूचियां क्या है? एक है संघ सूची, या इसी को अपन केंद्रीय सूची बोल सकते हैं, एक ही मतलब है ना, भारत संघ। एक को हम बोलेंगे राज्य सूची, एक को बोलेंगे हम समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इन सूचियों के अंदर विषय है। क्या है इनके अंदर? विषय। संघ सूची के अंदर कितने विषय? 100। राज्य सूची के अंदर कितने विषय? 61, और इसके अंदर 52। ये वर्तमान स्थिति ये है। मतलब यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि भैया संघ सूची में कितने विषय हैं? 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। दोनों में अब अंतर समझते हैं। ये जो संघ सूची में 100 विषय है ना, इस 100 विषय पर वास्तव में केंद्र को विधि बनाने का अधिकार है। केंद्र की ओर से बनाता कौन है? संसद। वास्तव में संसद को संघ सूची की इन 100 विषयों पर विधि बनाने का अधिकार है। राज्यों को इसके 61 विषयों पर सूची बनाने का, और राज्य मतलब राज्य की विधानमंडल बनाएगी,
और ये इनमें क्या है, केंद्र और राज्य दोनों को है। समवर्ती सूची बोले तो कॉमन विषय, केंद्र और राज्य दोनों को विधि बनाने का अधिकार है। अभी समझ जाओगे, देखो उदाहरण देता हूं मैं। संघ सूची में 100 विषय हैं, तो एकदम क्लियर संविधान ने बता दिया भैया इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का है, संसद बनाएगी। और 61 विषय, ये 61 विषय राज्यों को दिए गए हैं, राज्य इस पर विधि बनाएंगे। और ये 52 विषय ऐसे कॉमन रख दिए गए हैं जिस पर दोनों ही विधि बना सकते हैं। संसद भी अपना विधि बना सकती है जो पूरे भारत पर लागू होगा, और राज्य भी अपनी विधि बना सकती है जो उस राज्य पर लागू होगा। उदाहरण देख लो संघ सूची का, जैसे बैंकिंग, सेंसस जनगणना, आपका पोस्टल है ना, पोस्टल। तो ये 3 विषय अगर मैं बोलूं तो इस पर संसद ही विधि बनाएगी पूरे भारत के लिए। बैंकिंग, जैसे आपने कभी सुना है कि राज्य बैंक पर कोई कानून बना रहा है? नहीं बना सकता, क्योंकि है ही नहीं उसके अधिकार में। ये विषय कहाँ है? संघ सूची में। केवल संसद ही इससे रिलेटेड विधि बनाएगा। जनगणना, इस पर भी कोई विधि बनाएगी तो संसद बनाएगी। आपने छत्तीसगढ़ डाक सेवा सुना है? आपने हमेशा सुना है भारतीय डाक सेवा, इंडियन पोस्टल, सुना है? इसका मतलब क्या है? ये संघ सूची का विषय है, इस पर केवल संसद को विधि बनाने का अधिकार है। ठीक, राज्य सूची का उदाहरण देता हूं, पुलिस। अब आपको इमेजिन करो, छत्तीसगढ़ पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस, ऐसा सुनाई देता है? पुलिस राज्य सूची का विषय है, मतलब राज्य अपने राज्य के पुलिस के लिए विधि बना सकती है। ठीक, अब समवर्ती सूची में भाई जब ये दोनों क्लियर कर दिया गया कि केंद्र सूची भी हो गई, राज्य सूची भी हो गई, दोनों का अधिकार दे दिया गया, तो समवर्ती सूची बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना? समवर्ती सूची हम किसे कहेंगे? जिसमें कॉमन विषय है, जिस पर संसद भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकती है। अच्छा, अब इस समवर्ती सूची में फिर हमें समझना होगा कि कारण क्या है, कि क्यों समवर्ती सूची बनाई गई। देखो, कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर यदि केंद्र और राज्य दोनों ही एक साथ मिलकर कार्य करें तो उस अपेक्षाकृत जो उसका परिणाम होगा अच्छा आ सकता है। जैसे 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 शिक्षा। अब शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा जो है समवर्ती सूची में रखा गया है। अगर भाई भारत का अगर साक्षरता दर हमें बढ़ाना है तो अगर मान लो केवल संसद कानून बनाएगा तो पर्याप्त होगा, क्योंकि भाई वो उतने तरीके से वो सामयिक विकास नहीं हो पाएगा शिक्षा के क्षेत्र में, है ना? कि भाई राज्य अपना साक्षरता दर बढ़ाएंगे तो कुल साक्षरता दर भारत की बढ़ेगी, तभी बढ़ेगी। तो ऐसे कुछ नाजुक विषय जिन पर दोनों के समन्वय की आवश्यकता होगी, ऐसे विषयों को समवर्ती सूची में डाला गया, दोनों मिलकर कार्य करें तो अपेक्षित परिणाम निकल सकता है। जैसे एक और उदाहरण, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। अब भाई जनसंख्या एक चुनौती हमारे लिए। भारत की जनसंख्या अगर बढ़ती जाएगी तो बहुत सारे उससे दुष्परिणाम निकल के आते हैं, बेरोजगारी, संसाधनों का वितरण नहीं हो पाएगा, गरीबी बढ़ेगी, है ना? तो भाई क्या किया जाए? तो परिवार नियोजन को भी वहाँ डाल दिया कि अगर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करेंगे, क्योंकि भाई राज्य यदि जनसंख्या का नियंत्रण पे विशेष कार्य करेंगे तभी तो भारत की जनसंख्या पे नियंत्रण होगा, तो परिवार नियोजन वहाँ डाल दिया गया। अब एक और सवाल पैदा होता है कि भाई समवर्ती विषय पर दोनों ही कानून बना सकते हैं, दोनों के कानून में टकराव भी तो हो सकता है, क्योंकि संसद जो कानून बनाएगी परिवार नियोजन पर वो पूरे भारत में लागू होगा, राज्य पर भी लागू होगा, और राज्य भी बना सकती है तो वो उस राज्य में लागू होगा, तो दोनों कानूनों में टकराव हो सकता है उस राज्य में। अब देखो कैसे, परिवार नियोजन एक विषय है समवर्ती सूची का। तो मान लो कि केंद्र ने यानी कि संसद ने एक विधि बना दी जेकर 2 से ज़्यादा बच्चा हो ही ओला सरकारी नौकरी, केंद्र में सरकारी नौकरी और योजना के लाभ नहीं मिले, कानून बना दी। इससे लोग हतोत्साहित होंगे, वरना हमारे देश में हमेशा प्रोत्साहित होते हैं पैदा करने के लिए, है ना? तो भाई यहाँ सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, राशन दुकान से राशन नहीं मिलेगा, अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हुए तो लोग थोड़ा नियंत्रण में रहेंगे। ठीक,
हालांकि वो सारा नियंत्रण कोरोना काल में टूट गया, कोई काम ही नहीं था। अब बना दिया, कानून बना दिया, लागू हो गया, पूरे देश में लागू हो गया। ये थी हमारे काका जोशी आगे महू बना हूँ, है ना, क्योंकि परिवार नहीं हो जनसमर्थी सूची में, तो काका घलो एक जन विधेयक ले आईस, है ना, और कानून बना दीस। लेकिन काका कानून का बनाईस, जेकर 3 ले ज़्यादा बच्चा होई ओला सरकारी नौकरी और योजना राज्य के सरकार के योजना के लाभ नहीं मिले। काका भी कानून बना दिए, खुश, राज्यपाल का साक्षर हो गया, वो भी कानून हो गया, राज्य में लागू हो गया। लेकिन संसद का जो बनाया कानून वो भी तो छत्तीसगढ़ पे लागू होगा। अब दोनों में टकराव है। जो संसद ने यानी कि केंद्र ने जो विधि बनाया उसमें तीसरे बच्चे की अनुमति नहीं दी जा रही, लेकिन तो मैं हाँ खोल दे वो ड्यूटी से आ रहा है, वो बात सूचना दे देता है कि आज ड्यूटी है तो लेट हो जाएगा, बंद कर दे। हाँ हाँ देखो, अब काका जो कानून बनाईस छत्तीसगढ़ पर ओमे का कर दीस तीसरा बच्चा की अनुमति देते, मतलब वो कहा गया जेकर 3 ले ज़्यादा बच्चा हुई ओला नहीं मिले, टकराव हो गया। केंद्र का जो कानून है वो तीसरे बच्चे की अनुमति नहीं दे रहा है, लेकिन काका के कानून छत्तीसगढ़ में तीसरा बच्चा पर अनुमति देते, हो गया विवाद। अब 2 कानून जो टकराव हो रहा है, तो भैया ऐसे कैसे दोनों कानून लागू हो पाएगा, तो टकराव की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। संसद पूरे भारत के लिए है, वो बाप है, विधानमंडल बेटा है। तो संसद का कानून, राज्य काका के कानून अप्रभावी हो जाएगी और छत्तीसगढ़ में संसद के कानून लागू हो जाएगी। क्लियर है नोनी? आए क्लियर है? पक्का? तो पीछे काहे बैठती रहे, एक तो चांटी सी है और ऊपर से सामने बैठेगी ना तो मैं तेरा माथा देखता रहूँगा, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक क्लियर है? कोई शंका है, कोई पीड़ा है, कोई दर्द है? है? चलो, अबे शंका पूछा सालों, तुम लोग का वहाँ गपबाजी में लग गए। नियम बनाए तो 12 में 3 बच्चे हो गए, 14 में नियम लागू किए। हाँ 14, जब से कानून लागू होता है तब से प्रभावी होता है। जरूरी नहीं कि कानून आज बना है, लेकिन उसकी प्रभावी डेट आगे की हो सकती है कि कानून उसमें लिखा हो कि कानून फलाना तारीख से लागू हो जाएगा, वो अलग बात है। हाँ उसके बाद है ना, तो हम 2 और हाँ इस नियम का पालन किया जाना चाहिए। चलो ये बात क्लियर है? चलो अब हम देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं, ये लोग काम कैसे करेंगे। अबे नहीं, हाँ गोला कहाँ गया? नहीं नहीं नहीं, ये गोला जो बड़ा वाला था। अरे तो साला डिलीट तो फिर भी करना है उसको, रुक जाओ, वो गोला टच हो गया होगा कहीं से। अरे चलो कोई नहीं, उसको बनाया जा सकता है। हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखो विधेयक की बात करेंगे, मैं विधायक नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, विधेयक। विधायक अलग होता है, विधायक यहाँ का सदस्य होता है, और ये क्या है, विधेयक, जिसे हम कहते हैं बिल। क्या कहते हैं, बिल। ये जो विधेयक है ये दो प्रकार से हो सकते हैं, एक शासकीय विधेयक, इसी को अपन सरकारी बोल लें, एक अशासकीय विधेयक, इसी को अपन गैर सरकारी विधेयक बोल सकते हैं। शासकीय को ही सरकारी बोलते हैं और उसका उल्टा अशासकीय, और अशासकीय को गैर सरकारी बोलेंगे। अच्छा, शासकीय विधेयक उसे कहा जाएगा जो मंत्री लेकर आता है। जो कौन लेकर आता है, मंत्री। और अशासकीय मतलब केवल सदस्य, मतलब सांसद, जो मंत्री नहीं है, केवल सांसद है ना, मंत्री नहीं है। और वो मंत्री मतलब वो सांसद भी है और साथ में मंत्री का पद भी है उसके पास। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये देखो, ये गोले के अंदर कौन है, ये सांसद भी हैं और मंत्री भी हैं। गोले के बाहर कौन है, केवल सांसद है, मंत्री नहीं है। अगर ये लेकर आएंगे तो अशासकीय विधेयक, और अंदर के ये व्यक्ति मंत्री लेकर आएंगे तो शासकीय विधेयक। अब विधेयकों के प्रकार भी देख लेते हैं। विधेयकों के प्रकार, शासकीय विधेयक कौन कौन सा विधेयक हो सकता है? एक तो साधारण विधेयक भी शासकीय विधेयक हो सकता है, और अशासकीय भी हो सकता है साधारण विधेयक। मतलब अगर सांसद लेकर आएगा तो वो सांसद लेकर आया तो साधारण विधेयक अशासकीय विधेयक कहलाएगा। अगर मंत्री इसी साधारण विधेयक को लेकर आया तो शासकीय विधेयक कहलाएगा। समझ रहे हो ना? अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट, वित्त विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। इतने ही विधेयक, 1 2 3, और एक और विनियोग विधेयक आप समझ सकते हो। विनियोग, एक और कौन सा विधेयक, विनियोग या विनियोजन विधेयक। ये देखो, साधारण विधेयक दोनों ला सकते हैं, बाकी ये जो विधेयक केवल मंत्री ही ला सकते हैं। मतलब ये सारे विधेयक शासकीय विधेयक ही होते हैं। क्लियर है? कोई शंका? इतना समझ गया कि नहीं? किसी को कोई शंका पूछ लिया करो रे। नहीं, मंत्री मंत्री ऐसा कुछ नहीं, मंत्री होना चाहिए, मंत्री लाएगा वो। अरे कैबिनेट और मंत्री परिषद में अंतर नहीं जानते तुम लोग? हाँ, मंत्री मंत्री, केवल मंत्री की बात है वो। ठीक, अब देखो, हमें देखना है कि ये काम कैसे करते हैं। अरे काम कैसे करते हैं? अब आपको समझाने के लिए एक विधेयक बना रहा हूं मैं, और इस विधेयक का नाम मैंने दे दिया, एक विधेयक बना रहा हूं। अब इसमें देखो, एक जो है इनमें ये एक मंत्री हैं, लोकसभा की सांसद है और मंत्री हैं। लड़की भाई, एक और खास सहेली एती नचकारीन भाई। दोनों में अंतर क्या है? ये राज्यसभा से सांसद है, ये लोकसभा से सांसद है, और एक अंतर है कि ये सांसद के साथ साथ मंत्री भी है। अभी क्या हुआ, लड़की बाई की एक टूरी थी, क्या टेटकी है ना, और टेटकी के बिहाव लगे इस लोटा प्रसाद से। लोटा प्रसाद के बाबू गधा प्रसाद ठाकुर, गधा प्रसाद। अच्छा, अब कहा इस
टेटकी के बिहाव लगी लोटा प्रसाद से लड़गी भाई अपन बचपन के सहेली नचकारिन ला फोन लगाइस तोर भांची के बिहाव लग गए नोनी तो हो या अब बड़ खुशी की बात। अच्छा तो ते आवे कि नहीं आवे? वाह कैसे मोर भांची के बिहाव है मैं कैसे नहीं आऊँ? बल्कि मैं मोर एक जन मंत्री दोस्त दुबई गए है तो बोल तो हमन अपन कॉलेज के ज़माना ला याद करबो एक ठन मंगा ले थो इम्पोर्टेड वाले मंगा लिया गया। ये भी फ्लाइट पकड़ के पहुंच गई। दोनों सहेलियाँ खुश कि बेटी का बिहाव है। अब बिहाव जब निपट जाई तो रात कुंज खोलबो। चखना के तो कोनो कमी नहीं रहा है बिहाव घर में। आया बारात आई, गदा प्रसाद लेके आया लोटा प्रसाद को। देखा साला ताम झाम, बोला बाप रे बड़ पैसा है एक पास तो लालच बढ़ गई। का कहा थे जैसे बॉलीवुड पिक्चर देखे रिस भैया 5 करोड़ मोला कैश चाहिए तबे बारात अंदर जही, नहीं तो नहीं जाए। हाँ एकदम लड़की भाई गुस्सा आ गई। भाई है तो मंत्री ना पावरफुल, एक फ़ोन लगाएगी काम हो जाएगा। लेकिन बात थी बिटिया की, और लड़की जो है बहुत आसानी से बदनाम होती है लड़कों की अपेक्षा। लड़कों को हमारा समाज ऐसा है कि लड़कों को लड़का है चलता है, इस तरह की प्रवृत्ति है हमारे समाज के। लेकिन लड़की का छोटा सा बात बहुत तेज़ी से फैलता है आग की तरह। तो वो सामाजिक दबाव कि भैया शादी टूट गई तो बदनामी होगी, है ना। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर इस तरह की स्थिति आए तो लड़की को एक कदम आगे उठाकर निर्णय लेना चाहिए। तो मान गई, पैसा तो खूब कमाई थी जैसे हमारे यहाँ के नेता करते हैं। स्विस बैंक अकाउंट में हज़ारों करोड़ों रुपया रहता है। चल ठीक है 5 करोड़ दे देता हूँ, लड़की का सवाल है, दे दी। लेकिन एक शादी भी हो गया, किसी तरह संपन्न हो गया। अब जो चीज़ मंगाए थे वो लोग विवाह में खुशी के लिए, अब दुख में खुलेगा। चिंता है कि लालची घर में मोर टूरी चल दिस, है ना, कैसे रही, बने रही, खुश रही, ऐसा चिंता। तो दोनों सहेली बैठे छत के ऊपर, दोनों चिंताग्रस्त, मतलब ढकेलत चलत है। बने नहीं हो यार, पैसे है, दहेज वेज, ये सब कुप्रथा है। तो हम उस समय की कल्पना कर रहे हैं जिस समय दहेज को रोकने के लिए कोई कानून नहीं था। तो ये सुझाव दी नचकारिन लड़की भाईला, सुनना है, हमन तो संसद में बैठे हैं, विधि बनाए के अधिकार हमारे पास है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। काबर नहीं एक ठन कानून हम बनाबो कि दहेज प्रथा के कुरीति ला रोके जा सके। दिमाग दे दी लड़की भाई, हो यार, है ना। विवाह संपन्न हुआ, दोनों दिल्ली पहुंचे और वो मंत्री थी। हालांकि ये काम ये भी कर सकती थी, लेकिन उसने बोला तोर भाची के साथ होए तो ये शुभ कार्य ते कर। तो लड़की भाई आई और वो उसने एक विधेयक बनाया। क्या बनाया? विधेयक। इसे ही हम क्या कहते हैं? बिल। अब ये कानून किसको रोकने के लिए बनाने वाली? दहेज को रोकने के लिए। तो इसका शीर्षक दे दिया एक, दहेज निषेध विधेयक, शीर्षक दे दिया। और जो भी आया सब प्रावधान कर दिए, जैसे कि दहेज को रोकने के लिए हर ज़िले में एक स्पेशल महिला सेल बनेगा कि जो भी इससे शोषित लड़की होगी वो महिला सेल में जाके शिकायत कर सके। दहेज देने वाला, दहेज लेने वाला अपराधी होगा, उसको 10 वर्ष की सज़ा। दहेज देने वाला भी अपराधी होगा, 5 वर्ष के साथ। जो भी मन में आया सारे प्रावधान इसमें कर दिए गए। मसौदा एक तरह से बोल सकते हो, कर दिए गए। हालांकि नेता लोग नहीं करते, उनकी बुद्धि इतनी नहीं होती है। ये सब कौन करते हैं? आईएएस, सीनियर आईएएस जो होते हैं ना, ये सारी देखो यही आईएएस इन नेताओं को योजना, स्कीम, कानून के बारे में राय भी देते हैं। और यही आईएएस इनको सुझाव देते हैं, देख ऐसे ते ऐसे खा सकथस, तो ऐसे खा सकथस। ये सुझाव भी उनको वही लोग देते हैं। बता रहा हूँ तुम, भ्रष्ट केवल नेता नहीं होते, भ्रष्ट अधिकारी भी होते हैं। ठीक, ये बात अलग है कि कोई ईमानदार व्यक्ति, अधिकारी यदि कार्य करना चाहे तो ये भ्रष्ट नेता जो है उसके रास्ते में बहुत रोड़े लगाते हैं ताकि वो भी हमारी मंडली में शामिल हो जाए।
क्योंकि इस भ्रष्टाचार के तंत्र में अगर कोई ईमानदार व्यक्ति बीच में है तो वो है कांटा उनके लिए। उस कांटे को वो किसी भी तरह निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे इस भ्रष्ट कोचिंग तंत्र में मैं जो है पूरी पोल खोलता हूँ, है ना, एक से एक इनके हथकंडे एक्सपोज करता हूँ, तो इन लोग के सामने कोई रास्ता तो बचा नहीं। हर साल जैसे एडमिशन का समय आएगा कोई ना कोई अपना एक कलाकारी करेगा। कोई मेरा पोस्टर बना के लिखेगा गंजेड़ी है, कोई मेरे को बलात्कारी बताएगा, कोई मेरे को एक ठो लड़की फर्जी आईडी आएगी, फर्जी आईडी बोलेगी कि ये जो है इसके कोचिंग में मैं पढ़ी हूँ, ये चरित्रहीन है, मेरे ऊपर बुरी नज़र डालता था, मैंने कोचिंग छोड़ दिया इसलिए। और लड़की पूछा नोनी तब तुम बताना, मैं तो जानो हूँ टूरी का नाम, तू तो है नहीं, तू तो मेरी कोचिंग में पढ़ी नहीं है, काम कर तू मेरे कोचिंग का वो एडमिशन फॉर्म वो जो रहता है ना रिसिप्ट डाल देना नोनी, जल्दी दुनिया को बता तू मेरी स्टूडेंट रही कब रही, ब्लॉक करके गायब हो जाते। तो ऐसा ऐसा चाल चला जाता है। क्यों? क्योंकि सबका इस सारी कोचिंग लॉबी का एक दुश्मन है, कॉमन दुश्मन, एलके, है ना। लेकिन एलके पता नहीं उनको, एलके बाप है उनका। दहेज निषेध विधेयक हो गया। अब ये किस श्रेणी का विधेयक है? तो इसे ये कौन सी साधारण विधेयक का श्रेणी का विधेयक है। हालांकि ये शासकीय विधेयक है क्योंकि मंत्री लेकर आई है ना, तो शासकीय विधेयक एक प्रकार से हो गया। लेकिन ये और जो विधेयक के प्रकार है उसमें कौन सा विधेयक है? साधारण विधेयक। अब देखो हर एक विधेयक पर संसद में ही जाएगा, हर एक विधेयक पर इन दोनों सदनों की शक्तियां भी अलग हो सकती, भिन्न हो सकती हैं, और राष्ट्रपति की शक्तियां भी प्रत्येक विधेयक पर भिन्न हो सकती हैं। तो इसलिए प्रत्येक जो जैसे साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, इनके कानून बनने की प्रक्रिया भी अलग अलग हो सकती है। और ये जो संसद के 3 अंग हैं इनकी शक्तियां उन विधेयकों पर भी भिन्न भिन्न हो सकती है। समझा था स्नोनी? आए कैसे नोनी? अब साधारण विधेयक के लिए कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी। जैसे पहला प्रावधान, साधारण विधेयक का जो रास्ता होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे जाएगा, संसद के दोनों सदनों से पारित होगा, तब पहुंचेगा कहाँ? राष्ट्रपति के पास। एक साधारण विधेयक का रास्ता ऐसा होगा कि संसद के दोनों सदनों से होकर वो राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा। जबकि अन्य विधेयक कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, पहले राष्ट्रपति के पास आएंगे, अनुमति मिलेगी, पूर्वानुमति, फिर संसद में जाएंगे, फिर अंतिम स्वीकृति के लिए, तो वो हम देखेंगे बार बार, बारी बारी से देखेंगे। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? साधारण विधेयक। साधारण विधेयक का रास्ता कैसे होगा? संसद के दोनों सदनों से गुजर कर ही राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा, ये बात ध्यान में रख लो। लेकिन जब भी संसद के सदनों से गुजर कर ही राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा तो एक सवाल हमेशा खड़ा हो जाएगा, कौन से सदन में सबसे पहले जाए? 2 सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा। तो एक सवाल खड़ा है, लोकसभा, अबे यहाँ पर वो तुक्का उक्का काम नहीं करता रे, रुक जा। अब साधारण विधेयक के लिए जो पहली बात आपको ध्यान रखनी होगी वो ये होगी कि साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है। संसद के क्या लिखा रे? संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अच्छा, अब ये जो प्रस्तुत शब्द है ना, इसके लिए संविधान अन्य शब्दों का प्रयोग, जैसे प्रख्यापित, क्या प्रख्यापित, पुनः स्थापित शब्दों का प्रयोग कर सकता है ना। प्रस्तुत, प्रख्यापित, पुनः इन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता। अब समझो, जो विधेयक ला रहा है ना उसकी मर्जी, चाहे तो सबसे पहले लोकसभा में ले जाए, चाहे तो सबसे पहले राज्यसभा, उसकी मर्जी है। साधारण विधेयक है तो ये ऑप्शन है उसके पास। अच्छा, दो लाइन बोल रहा हूँ मैं। साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है
साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसमें अंतर का समझ रहे हो। लाया जा सकता मतलब वो दोनों सदनों में जाएगा, लाया जा सकता मतलब दोनों सदनों में जाएगा, प्रस्तुत मतलब सबसे पहले, ऐसे आपको दिमाग लगाना है। चलो हो गया, ये क्लियर हो गया पहला। चलो भैया, लड़की बाई ने क्या किया, उसको कहाँ प्रस्तुत कर दिया, लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया। अब यहाँ पर ये जो दो दांत वाले हमारे स्पीकर महोदय, जैसे लोकसभा, देखो हर एक सदन का एक मुखिया होता है, सदन का मुखिया। लोकसभा के मामले में सदन का मुखिया क्या कहलाता है, लोकसभा का अध्यक्ष। वैसे ही यहाँ का मुखिया भी कहलाता है, वैसे ही यहाँ का मुखिया भी अध्यक्ष कहलाता है। जैसे छत्तीसगढ़ के विधानसभा का मुखिया क्या कहलाएगा, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष। क्लियर है। लोकसभा और विधानसभा, राज्य में विधानसभा, इन दोनों के मुखियाओं का क्या पद नाम क्या होता है, अध्यक्ष। इधर आते हैं, विधान परिषद और राज्यसभा, इन दोनों के जो मुखिया होंगे इनको कहा जाता है सभापति। सभापति, सभा का पति नहीं, सभा पत्नी नहीं होता है ना। ऐसा माना जाता है कि एक सभा की सभा पत्नी बोलेंगे तो उसमें ये बेकार लगेगा, औरत को एक संपत्ति समझा जाता है। मैं बता रहा हूँ तुमको, जब ये सब चीज़ों का निर्माण हो रहा था तो सभापति, इसमें महिलाएं हो, सब हो, एक पुरुष सबका पति हो सकता है, पूरी सभा का पति हो सकता है, लेकिन एक स्त्री पूरी सभा की पत्नी नहीं हो सकती, है ना। इससे देखो एक मानसिकता का परिचय भी मिलता है। मतलब ऐसा करने का से आप ऐसा भी समझ सकते हो कि पुरुष को छूट है, वो बहुत लोगों का पति बन सकता है, लेकिन एक औरत को ये छूट नहीं है, बहुत लोगों की पत्नी नहीं बन सकती। हालांकि महाभारत में पांचाली थी, ऐसा उदाहरण भी हमको देखने को मिलता है। चलो ये क्लियर है। अब अध्यक्ष महोदय के पास आया, लोकसभा में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया, लड़की भाई ने आया। अब अध्यक्ष महोदय के पास आया तो अध्यक्ष महोदय स्वीकृत कर सकते हैं उस विधेयक को या अस्वीकृत कर सकते हैं। स्वीकार कर लिया उन्होंने, और फिर अनाउंसमेंट होगा कि भैया फलाना नंबर का फलाना बिल संख्या फलाना लड़की बाई लोकसभा सांसद मंत्री प्रस्तुत कर रही हैं, ये विधेयक लेकर आई हैं, घोषणा कर दिया। अब उस विधेयक पर क्या क्या चीज़ें होंगी, अब वो विधेयक पूरा लाइन बाय लाइन, क्लॉज बाय क्लॉज संसद में पढ़ा जाएगा। लाइन बाय लाइन, क्लॉज बाय क्लॉज संसद में क्या होगा, डिबेट होगा, बहस होगी, है ना। मतलब जाहिर सी बात है विपक्ष बहस करेगा, है ना। अच्छा, बहस होगी, और बहस के दौरान कोई भी सदस्य, लोकसभा का कोई भी सदस्य उस विधेयक पर अगर उसको लगता है कि फलाना चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही या यहाँ ये होना चाहिए इसकी बजाय, तो कोई भी संशोधन भी सुझा सकता है उस विधेयक पर लोकसभा में। और अगर वो संशोधन जो है मतदान द्वारा स्वीकृत कर लिया गया बहुमत द्वारा, तो फिर वो संशोधन उस विधेयक पर कर दिया जाता है। ये सब हो गया, संशोधन हो गया, क्लॉज बाय क्लॉज बहस हो गई। अब उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष बोलेंगे आइए अब इस विधेयक पर निर्णय लिया जाए। लोकसभा की निर्णय लेने की बारी आ गई। अब लोकसभा अध्यक्ष के पास क्या क्या विकल्प है, निर्णय कैसे कैसे ले सकते हैं। देखो, लोकसभा अध्यक्ष को ये पता है कि भाई लड़की बाई मंत्री है, वो लेकर आई है, मतलब सरकार का विधेयक है, जो सरकार है अभी उसी के तरफ से विधेयक आया है। और भाई लोकसभा में वो सरकार के 50% से ज़्यादा लोग हैं, है ना, तभी तो सरकार है ना, और विधेयक आराम से पास हो जाएगा साधारण। अच्छा, अब एक और चीज़, इन दोनों सदनों में एक साधारण विधेयक को पारित होने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होगी, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत, साधारण विधेयक को संसद के दोनों सदनों में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होगी, साधारण बहुमत। और साधारण बहुमत का डेफिनेशन हमने क्या देखा था, सदन में उपस्थित और मतदान का 50% से अधिक,
है ना। फिर हमने ये भी समझा था कि ये उपस्थित केवल खेलने के लिए आपके साथ, वास्तव में मतलब किससे, जितने लोगों ने मतदान किया उसका 50% से अधिक होना चाहिए। देख चुके हैं अपन पिछले वीडियो में। तो अब इस प्रकार के मतलब अभी हमने क्या क्या देखा भाई, लोकसभा को साधारण विधेयक पर क्या क्या शक्ति है, संशोधन की भी शक्ति है, और किस लोकसभा इस साधारण विधेयक को कौन से बहुमत से पारित करेगा, साधारण बहुमत। और लोकसभा के पास इस विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए कितना समय है, 6 माह। ये 3 पॉइंट देखेंगे आप। जैसे अभी निर्णय लेने की बारी है, 6 माह बताता हूँ मैं आपको, अभी निर्णय लेने की बारी आ गई। अब वो कल बोला पता है सरकार के विधेयक है तो आराम से 50% से ज़्यादा बहुमत मिलना है इसको। वो तो ऐसा भी बोल सकता है मौखिक रूप से, बताइए भाई कौन कौन इस विधेयक के पक्ष में, बोले हाँ, आवाज़ आए जोर से हाँ, अब्बड़ आवाज़ आते हाँ, कि आधे से ज़्यादा मन हाँ बोला थे। ये विधेयक ध्वनि मत से पारित किया जाता है, ठीक, ऐसा भी बोल सकता है। या ऐसा भी बोल सकता है कि बताइए भैया इस विधेयक के पक्ष में कौन कौन है, थप्पड़ 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 बजाए, अरे अब्बड़ आवाज़ आते, मतलब पक्ष में पास हो गए, ध्वनि मत से पारित हो गए, है ना। ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन इसको चुनौती भी दी जा सकती है, अगर लोकसभा के अध्यक्ष ध्वनि मत से किसी विधेयक को पारित की घोषणा कर दें, विपक्ष वाला बोल दिया नहीं 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 मोला लगा थे, हाँ वाले ज़्यादा आवाज़ नहीं आते, ना वाले ज़्यादा आवाज़ आते, चुनौती दे दिया। क्योंकि कोई कुछ गणना है क्या उसकी भाई, हो सकता है 2-4 लोग की आवाज़ ऐसी हो कि वो 10 लोगों की आवाज़ के बराबर लग रही हो। चुनौती दे दिया। अब चुनौती दे दिया तो फिर लोकसभा अध्यक्ष क्या करेंगे, मतदान। चलिए मतदान द्वारा इसका निर्णय करेंगे, ठीक। अभी सबके सामने वोटिंग पैड होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पैड, पक्ष में देना है भैया, ये बत्ती ये बटन दबा दो, स्क्रीन पे आ जाएगा लोकसभा अध्यक्ष कितने लोगों ने पक्ष में किया। लोकसभा अध्यक्ष के पास सारा डेटा होता है, कितने लोग उपस्थित हैं, कितने लोगों ने पक्ष में दिया, कितने लोगों ने विपक्ष में दिया, ये डेटा रहता है। देखा कि मतदान 400 लोगों ने दिया है और 220 लोगों ने पक्ष में मतदान किया है, वो बोलेंगे कि यह विधेयक लोकसभा साधारण बहुमत से पारित करती है। उल्टा भी तो हो सकता है, 220 विपक्ष में पड़ गया तो फिर बोलेंगे यह विधेयक लोकसभा अस्वीकृत करती है। अच्छा, जिस क्षण कोई सदन उस साधारण विधेयक को अस्वीकृत करता है वो विधेयक उसी समय खत्म हो जाएगा, खत्म, कानून नहीं बनाया जा सकेगा, उसी समय खत्म, है ना, टाटा बाय बाय, खत्म। राहुल गांधी के लिए सवाल करते हैं, राहुल गांधी है। देखो एक विधेयक जो वो कितनी ही बार लाया जा सकता है, लेकिन वो उसका एक अवधि होता है कि वर्ष भर पहले वो विधेयक सेम विधेयक नहीं आ सकता, ठीक, सेम व्यक्ति नहीं ला सकता। विधेयक अच्छा है, हम मानते हैं पारित हो गया, लोकसभा ने साधारण विधेयक से इस विधेयक को पारित कर दिया। अब ये 6 माह का कंसेप्ट क्या है, तो सुनो। कोई साधारण विधेयक लोकसभा में जिस दिन प्रस्तुत होता है या जिस दिन लाया जाता है उस दिन से साधारण विधेयक पर 6 माह का समय रहेगा। लोकसभा के पास कितना समय है, 6 माह। आपसे सवाल पूछ दे कि एक साधारण विधेयक को संसद के सदन कितने माह तक रोक कर रख सकते हैं, तो आपका जवाब होगा 6 माह। 6 माह तक, 6 माह तक लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकृत कर लिया, लेकिन कोई उस पर आगे कार्रवाई कर ही नहीं रहे, ना बहस करवा रहे हैं, ना वो हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो लोकसभा, वो जो साधारण विधेयक लोकसभा में आया है जिस दिन से, तो लोकसभा के पास ये अधिकार है कि एक साधारण विधेयक को लोकसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक कर रख सकते हैं, 6 माह। क्या होगा अगर 6 माह तक लोकसभा ने उस विधेयक पर निर्णय नहीं दिया और 6 माह बीत गया, तो क्या होगा, वह विधेयक स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। 6 माह बीत गया और जिस दिन लाया गया उस दिन से 6 माह बीत गया, 6 माह के भीतर लोकसभा ने उसे स्वीकृत अस्वीकृत नहीं किया, तो फिर वह विधेयक स्वतः ही समाप्त मान लिया जाएगा। समझ गए आप, कानून नहीं बन पाएगा। लेकिन हम मानते हैं कि पारित हो गया है, अब ये कहाँ जाएगा, राज्यसभा में आएगा। अब राज्यसभा के मुखिया सभापति,
पूरी वही प्रक्रिया दोहराएंगे जो लोकसभा में चला, वही बताएंगे, घोषणा करेंगे, फिर विधेयक पर बहस होगा, बहस के दौरान संशोधन भी कोई सदस्य सुझा सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अंतिम रूप से मतदान के लिए रखा जाएगा। और यहाँ भी कौन से बहुमत से पारित होना चाहिए? साधारण बहुमत। राज्यसभा में उस दिन जिस दिन मतदान होना है, उस दिन उपस्थित सदस्यों में जितने लोगों ने मतदान किया उनका 50% से अधिक के बहुमत से पारित होगा। नहीं हुआ तो खत्म, बिल उसी रास्ते में खत्म, कानून नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर बिल अच्छा है मान लो, तो राज्यसभा ने भी पारित कर दिया साधारण बहुमत से। मतलब आप देख सकते हो कि ये दोनों शक्तियां दोनों सदनों को साधारण विधेयक पर समान शक्ति है। कि एक पॉइंट क्या ध्यान देने वाली हो गई कि एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की शक्तियां एक समान है, ठीक, कोई भेद नहीं है। चलो भैया, यहाँ से पारित हो गया। अब पारित होने के बाद ये पहुँचेगा कहाँ? राष्ट्रपति महोदय के पास, महोदया के पास। अभी महोदया हैं। एक सदन में जैसे पारित हुआ है और दूसरे सदन में पारित नहीं हो पाया तो राष्ट्रपति तक पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। उसकी शर्त यही कि दोनों सदनों से पारित हो जाएगा तभी राष्ट्रपति तक पहुँचेगा। यहाँ तक क्लियर है? पहुँच विधेयक साधारण विधेयक लाए और किसी को उसमें संशोधन करना, तुम पर्ची में लिख के दे देगा, वो अध्यक्ष के पास जाएगा, बुलाएंगे भैया फलाना सदस्य ये संशोधन सुझाना चाह रहा है, बताइए आप लोगों में से कितने लोग पक्ष में। मतदान होगा, बहुमत मिल गया, हाँ उसका भी वैसे ही होगा। आए हाँ सेम, दोनों सदनों की शक्तियाँ समान है साधारण विधेयक पर, ठीक। अच्छा देखो, ये अच्छा सवाल है और ये छत्तीसगढ़ के संबंध में ये रिलेटेड है। जैसे देखो, ऐसे देखो, इसने पारित कर दिया उस विधेयक को, फिर राज्यसभा में गया तो वो विधेयक उसी रूप में बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया। फिर वो विधेयक पहुंचा कहाँ? राज्यसभा में। लेकिन राज्यसभा में उस विधेयक पर संशोधन कर दिया गया, संशोधन किया गया और उसके बाद साधारण बहुमत से पारित किया गया। तो वो जो बदला हुआ जो है संशोधन जो हुआ, भाई क्या लोकसभा ने उसी रूप में उसको पारित किया था? नहीं किया था। तो वो जो संशोधन वाला हिस्सा है ना, वो वापस लोकसभा जाएगा कि लोकसभा उस संशोधन किया गया है उस पर लोकसभा की राय क्या है। लोकसभा अगर फिर वहाँ से मतदान होगा, अगर पारित नहीं हो पाया खत्म विधेयक। मैं इसको इसलिए अभी नहीं बताया कि इसका सही समय अभी नहीं। जैसे यही चीज़ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के साथ हुआ था, ठीक। अब मैं थोड़ा, जब बात निकल ही गई है तो थोड़ा सा समझा दूँ, इसको मौखिक रूप से समझो। साधारण विधेयक, कौन सी कैटेगरी का विधेयक था? साधारण। को विधेयक का नाम क्या था? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000, यही था, ठीक। ओके, नाउ सुनो, ये विधेयक बना था और ये साधारण विधेयक है। ये विधेयक बना था कि भाई संसद के दोनों सदन इसे पारित करें, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करें तो छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बन जाएगा, ठीक। पहले ये लोकसभा में, उस समय गृह मंत्री कौन थे? एल.के. आडवाणी। भाजपा की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, ठीक। लाल कृष्ण आडवाणी को जिम्मेदारी सौंपी गई, वो बिल लेकर आए, उन्होंने प्रस्तुत किया लोकसभा में, पारित हो गया, साधारण बहुमत से पारित हो गया, पूरी प्रक्रिया से गुजरा, साधारण बहुमत से पारित हो गया। फिर ये वही विधेयक पारित होकर कहाँ पहुँचा? राज्यसभा में। अबे सालों, तुम लोग यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग क्या चर्चा कर रहे हो रे? हाँ बता, क्या इंपॉर्टेंट चर्चा है? हाँ क्या बोला अभी मैं? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या बोला मैं? अबे सालों, ये वीडियो डालना छोड़ दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग कैजुअल हो जाते हो कि मैं वीडियो डाल ही देता हूँ, तो अब आपस में साला पता चला कि राखी सावंत के बाद गोठान चलाते होती।
बाकी सब अच्छा। उर्फी जावेद, ठीक, चलो। हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक, लोकसभा से साधारण बहुमत से पारित हो गया, राज्यसभा में पहुंचा। साधारण विधेयक है ना, वही रास्ते से जाएगा, राज्यसभा में पहुंचा। लेकिन राज्यसभा ने, जो छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बन रहा था, तो छत्तीसगढ़ को राज्यसभा सीटों का आवंटन होना चाहिए, होगा। एक नया राज्य बन रहा है तो उसको राज्यसभा सीटें, उसमें कुछ संशोधन कर दिया उन्होंने, उससे रिलेटेड कुछ था तो राज्यसभा में संशोधन कर दिया गया और फिर बहुमत, साधारण बहुमत से पारित किया गया, पारित हो गया। लेकिन भाई जो संशोधन राज्यसभा ने किया वो तो लोकसभा ने नहीं देखा है, तो फिर वापस कहाँ जाएगा, लोकसभा पर जाएगा, और लोकसभा ने उसको अगले ही दिन उस संशोधन को भी सामान्य बहुमत से पारित कर दिया। अब उस जैसा विधेयक एज इट इज़ विधेयक पर दोनों सदनों की स्वीकृति हो गई, अब वो जाएगा कहाँ, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक बन गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, और छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को बन गया। समझ गए आप? तो इसका कुछ लिमिटेशन है कि संशोधन करने के बाद कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे राज्यसभा लोकसभा में बिहार यदि कुछ कर दिए हाँ, तो फिर राज्यसभा में जाएगा। 3 बार चलती रहती। हाँ, अगर मान लो उस दूसरे दौरान लोकसभा ने कोई संशोधन किया तो फिर राज्यसभा ने तो स्वीकृति नहीं दी, तो राज्यसभा में जाएगा। अभी समझो, पहुंच गया राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति, एक विधेयक जब संसद के दोनों सदनों से स्वीकृत होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा तो राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं उस विधेयक पर अनुच्छेद 111 अब राष्ट्रपति, साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या, मैं अभी केवल साधारण विधेयक की बात कर रहा हूं। राष्ट्रपति की पहली शक्ति, राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? स्वीकृति। और जैसे ही राष्ट्रपति, स्वीकृति बोले तो हस्ताक्षर, जैसे ही राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया मतलब स्वीकृति दी, तो ये विधेयक कहला रहा था ना, क्या बन जाएगा? अधिनियम। अधिनियम, इसी को सामान्य भाषा में हम कहते हैं कानून, इसी को सामान्य भाषा में हम कहते हैं लॉ, इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं एक्ट। समझ गए? है ना? या दूसरी, अस्वीकृत कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं? नहीं देना चाहते स्वीकृति, अस्वीकृत। अस्वीकृत को अन्य भाषा में क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकते हैं। राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं या सुरक्षित रख सकते हैं। मतलब भाई ऐसे साइन कर ही तब तो स्वीकृति मिली, क्या करीस? सुरक्षित रख लीस। अपन स्वीकृति ला, मतलब इसे क्या समझेंगे? अस्वीकृत कर दिया। तीसरा, या ये दोनों विकल्प उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। तीसरा, पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकते हैं। पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकते हैं। ठीक है, पुनर्विचार कीजिए आप। अब इस दौरान राष्ट्रपति उसमें अपने टिप भी लिख सकते हैं, भाई मुझे यहाँ आपत्ति है, यहाँ मैं ये संशोधन चाहता हूँ, ऐसा कर सकते हैं और पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। संसद को पुनर्विचार के लिए लौटाने का अर्थ हुआ कि ये विधेयक जहाँ से शुरू हुआ था वहीं वापस पहुँच जाए। वापस न कर हाथ में पहुँच जाए, लड़की भाई के हाथ में पहुँच गई, वापस पहुँच गई, जहाँ शुरू हो रही वापस पहुँच गए। अब लड़की बाई दो प्रकार से रिएक्ट कर सकते हैं। मोर विधेयक ला लौटा दीस, अतक सुगर विधेयक बना रहे हो, है ना? अड़ी में, या फिर समझदारी अगर होगी तो हाँ राष्ट्रपति ने लौटाया है पुनर्विचार के लिए तो
कोई ना कोई बात होगी, अध्ययन करेगी और हो सकता है संशोधन कर दे कि राष्ट्रपति जो संशोधन चाह रहे हैं वो संशोधन लड़की भाई उस विधेयक पर कर दे। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में या तो विधेयक उसी रूप में या तो संशोधित रूप में लड़की भाई अब फिर से प्रक्रिया में लाएगी। अब लड़की भाई फिर से पूरी प्रक्रिया से फिर से संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, फिर से पूरी प्रक्रिया जो शुरुआत में देखो सेम होगी। लेकिन अगर इस दौरान किसी भी सदन ने अस्वीकृत कर दिया तो विधेयक खत्म। लेकिन अगर दोनों सदनों ने उस विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित कर दिया उसी रूप में या संशोधित रूप में, तो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, पहुंचा दोबारा। अब जब विधेयक पुनर्विचार राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया और फिर से दोनों सदनों ने पारित कर दिया, फिर राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा। लेकिन दूसरी बार इस विधेयक पर राष्ट्रपति के पास कोई और विकल्प नहीं है, स्वीकृति देनी ही पड़ेगी, स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। समझे? समझो, केवल ये याद हो ना हो जरूरी नहीं है, अभी कल से पकड़ेंगे अपन टॉपिक, है ना, उसकी बारीकियों के साथ। लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि संविधान का लगभग तुमको वो समझ विकसित हो रहा होगा कि क्या चल रहा है। हो रहा है नहीं? पक्का? तो पति कसम है। आए? अरे पगली, पति कसम दे रहा हूँ तो सच बोलेगी ना। नया नया शादी हुआ है, पुराना हो जाएगा पति तो फिर मरे चाहे जिए पता नहीं रहता है। जैसे मोर बाइक संग होते, नया नया रहे हो, हाउ जी चोट लग गया आपको, खूब दवाई वाई भाग के लाए। अभी दे ऐसे ही, इसका काम ही यही है, ऐसे बोलती है ना। अब भाई कोई नया नया, जैसे मेरे घर में विवाह होकर आई, नई कोई लड़की नए घर में आई है, मेरा फ़र्ज़ बनता है ना फिर उस समय पानी पियोगी, ये पियोगी, भाई घर के से परिचित हो जाए, कहाँ क्या रखा है परिचित हो जाए। तो शुरू में क्या हुआ कि मैं भाई बहुत क्या खाओगी, ले आऊँ, कैसा क्या, वो इसलिए। लेकिन साल भर पुरानी हो गई, तो साल भर पुरानी हो गई तो अब वही जो है कुत्ता कुकुर ऐसे चलने लगा। मतलब फ्रेंडली रिलेशन है, बोल सकती है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा बोलूं कि मैं तेरा पति परमेश्वर हूं तो मेरे कुकुर कैसे बोल दी, ऐसा नहीं है, म्यूचुअल है। लेकिन उसको शिकायत होता है कि पहले आप अलग व्यवहार करते थे, अब अलग व्यवहार करते हो। मैं बोला भाई अब तू घर से परिचित हो चुकी है। खिलौने का एग्जाम्पल देता हूँ, अपन छोटे थे, नया नया खिलौना आता था, बढ़िया पोंछ पाछ के सजा के रखते थे। कपड़ा नया नया जिस दिन पहनते हैं अपन, देखना एकदम श्रिंक ना वो ना पड़े, सिलवट ना पड़े, कोई दाग ना लग जाए, एकदम केयरफुल रहते हैं। एक हफ्ते बाद देखो वही कपड़ा कूड़े में पड़ा होता है। तो मैं बताया कि इंसान की प्रवृत्ति यही है। लेकिन चूंकि अपन पति पत्नी हैं, विवाहित हो चुके हैं, सामाजिक बंधन है, तो अब चाहे लड़ें चाहे भिड़ें, रहना साथ में है, रूठना मनाना चलता रहेगा। तो इस सत्य को स्वीकृति हम दोनों ने दे दिया है ना। वैसे ही तुमको भी आभास होगा और तुम सबको भी भविष्य में होगा, है ना। तो छोटी छोटी बात। अच्छा, अगर मान लो खुशहाल वैवाहिक जीवन जीना है तो उसके कुछ मूल मंत्र हैं। क्या? कि अगर पुरुष ने गलती की और मतलब पति ने गलती की, पत्नी ने नहीं की, तो गलती किसकी है? पुरुष की। अगर पत्नी ने गलती की है, पुरुष ने गलती नहीं की, तो गलती किसकी है? पुरुष की, है ना। और अगर दोनों ने गलती की है फिर भी गलती किसकी है? ऐसा पुरुष जो है अपने मन में बैठा ले तो वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। वरना चाहे पत्नी चाहे गलती करो या ना करो, अंतिम रूप से तुमको झुककर माफ़ी मांग लेना चाहिए और स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ भाई गलती मोरे छे है, दूर रहे।
अरे पगली, यहाँ पुरुष की बात कर रहा हूँ, यहाँ पुरुष बेचारा है, उसको गलती ना होते भी उसको माफ़ी मांग लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो स्त्री जो है ना मुंह बनाती है तो उसका मुंह जल्दी ठीक नहीं होता है। जैसे मेरे बाइक बने 2 दिन ले और बिना कारण जैसे ओ मोला कुकुर बोल दी तो ठीक है, और मैं कभी गुस्सा में कुकरी बोल दे मोला तो पाप हो गए नहीं। चलो ये समझ गए आप लोग राष्ट्रपति की शक्तियां एक साधारण विधेयक पर। अच्छा, एक और चीज़ यहीं बता देता हूं, जो तैयारी कर चुके हैं वो अब भी कंफ्यूज रहते हैं। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, कौन सी शक्ति? वीटो शक्ति। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, वीटो का मतलब अंतिम शक्ति, निर्णायक शक्ति। उसने जो निर्णय ले लिया हो गया, वीटो शक्ति ना। पहली बात, राष्ट्रपति के वीटो शक्ति का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है, कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। पहली बात, 90% स्टूडेंट को मेंस दे दिए, इंटरव्यू दे दिए, आज तक ये शंका है, उनको लगता है संवैधानिक शक्ति है, नहीं है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है, कोई पाबंद नहीं है। वास्तव में राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत जब अपनी इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो हम कह देते हैं कि फलाना अवसर पर राष्ट्रपति ने इस वीटो शक्ति का प्रयोग कर लिया। जैसे इस पर तो कोई है ही नहीं। अगर राष्ट्रपति ने किसी विधेयक को अस्वीकृत कर दिया तो हम कहेंगे राष्ट्रपति ने अपनी अत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग कर लिया। अत्यंतिक क्या होता है? अत्यंतिक वीटो शक्ति मतलब वो उस विधेयक राष्ट्रपति अस्वीकृत कर देंगे और उस विधेयक का अंत हो जाएगा, कानून नहीं बन पाएगा। समझ गए? अत्यंतिक वीटो शक्ति। ठीक, यदि राष्ट्रपति ने किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दिया तो हम कहेंगे राष्ट्रपति ने निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग कर लिया। निलंबनकारी, अत्यंतिक एब्सोल्यूट वीटो, निलंबनकारी सस्पेंसिव वीटो। कैसे? देखो, अगर राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, उसी समय हस्ताक्षर कर देते तो कानून बन जाता, लेकिन पुनर्विचार के लिए लौटा दिया और पुनर्विचार के बाद यदि संसद के दोनों सदन उसे पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति दूसरी बार स्वीकृति देने के लिए बाध्य हैं। तो व्यर्थ में विलंब नहीं हो गया? विलंब और विलंब कब होगा? जब राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे। तो पुनर्विचार के लिए अगर राष्ट्रपति ने लौटाया तो राष्ट्रपति ने किस शक्ति का प्रयोग कर लिया? निलंबनकारी वीटो शक्ति। निलंब विलंब याद रहेगा। अच्छा, अब ये जो निलंबनकारी वीटो शक्ति है राष्ट्रपति की, इसे विफल कैसे किया जा सकता है बताओ? हाँ, क्यों? ये राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो शक्ति को संसद के दोनों सदन विफल कर सकते हैं अगर उस विधेयक को साधारण बहुमत से पारित कर दें। कभी ये प्रश्न आ जाए, भैया निलंबनकारी शक्ति को कैसे विफल किया जाए? साधारण बहुमत से। किस बहुमत से? देखो ना भाई, दूसरी बार भी तो संसद के दोनों सदन उस विधेयक को साधारण बहुमत से ही तो पारित करेंगे। अगर संसद के दोनों सदनों ने साधारण बहुमत से पारित कर दिया तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही होगी। विफल कर दिया। ठीक। अच्छा, एक चौथा जो है ना उसका उल्लेख यहाँ नहीं है। जैसे एक पॉइंट है, देखो, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा तो राष्ट्रपति कितने दिनों के भीतर अपनी प्रतिक्रिया दें, इसका उल्लेख संविधान में नहीं दिया ही नहीं। जैसे वहाँ पे दे दिया कि लोकसभा 6 माह तक रोक सकता है, राज्यसभा 6 माह तक रोक सकता है। राष्ट्रपति को कितने समय सीमा के भीतर अपनी स्वीकृति या स्वीकृति बतानी, इसका उल्लेख संविधान में नहीं। इसी शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति कर लेते हैं कई बार। जैसे मान लो कि है ना, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को के बिल्कुल
अपमान का कोई चेष्टा नहीं, कोई उद्देश्य नहीं मेरा। इस विषय को जो है छात्रों के बीच रोचक बनाने के लिए मैं कुछ ऐसे उदाहरण का प्रयोग करता हूँ, तो अन्यथा ना लें। जैसे बोलना पड़ता है भाई, बताना पड़ेगा। मान लो समारू साहू राष्ट्रपति है अभी, और लेलगी बाई का विधेयक है, पहुंचा, दोनों सदन से पारित हो गया और समारू साहू के पास पहुंचा। समारू साहू पहले तो देखा विधेयक किसका है तो बौखला गया। बौखला इसलिए गया कि कॉलेज के ज़माने में समीकरण इक्वेशन था, केमिकल इक्वेशन था दोनों के बीच। लेकिन समारू साहू उस समय गरीब हुआ करते थे और लेलगी बाई के सामने एक अमीर सांसद का प्रस्ताव आ गया, तो लेलगी बाई ने कहा समारू साहू को किनारे कर दिया, ये गरीब निठल्ला, ये काम का नहीं मेरा। होती करोड़पति सांसद के प्रस्ताव, होकर प्रस्ताव स्वीकार कर ली, समारू साइड हो गए। तो समारू साहू जो है बहुत ही दुखी हुए उस समय, एक तो गरीबी से परेशान है ना, और ऊपर से जिसे वो प्रेम करते थे उसने भी उन्हें धोखा दे दिया। तो रात्रि में जो है सोमरस पीने के बाद, अमृत पान करने के बाद उन्होंने गाना सुना। एक गाना बज उठा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। वो दिमाग में बैठा लिया, मुझे ठुकराया है, मैं एक दिन इंतकाम अवश्य लूँगा। इंतकाम की घड़ी आ गई। एक्स के विधेयक पहुँच गए राष्ट्रपति के पास। स्वीकृति देना नहीं चाहते थे, है ना, कमीनी बोला धोखा दे, स्वीकृति देना नहीं चाहते थे, अस्वीकृत करना नहीं चाहते थे। कहीं ना कहीं कोने में एक्स हो वाई हो, थोड़ा सा रह ही जाता है कि जो भी हो है। लेकिन अब उनके पास अब पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते थे। क्यों? उनको पता था पुनर्विचार के लिए लौटाया और फिर से पारित हो गया तो मुझे स्वीकृति झक मार के देना पड़ेगा। उनको चौथा दिमाग में आया कि संविधान ने ये नहीं बोला है कि मुझे कितने समय में उस विधेयक को लौटाना है। ये उनके दिमाग में आया। बोला अब इंतकाम लेके बारी मोर। कुछ नहीं कहा थे, विधेयक ला रख लिस, ना साइन ना अस्वीकृत करा थे, ना साइन करे थे, रख लिस। अब देखो, राष्ट्रपति अगर अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करें तो उसके लिए कोई सवाल नहीं पूछ सकता। ना तो न्यायालय में उनसे सवाल पूछा जा सकता है, ना कोई उनसे सवाल पूछेगा। अब लेलगी बाई के मन में यही आ रहा है, वो बदला लेवा थे और विधेयक ला पारित नहीं करे थे, समझ सकता हूँ। फिर भी एक बार आमना सामना गुजरना हो गया तो कहा तो सोमो और विधेयक ला काबर पारित न करे, काबर नहीं पारित करत हस, हस्ताक्षर तो करना है। लो तोड़ से मतलब रोग ही बोल के निकल दिस, क्योंकि कोई सवाल पूछ ही नहीं सकता। वो तो सोची कि एक्स होगा, प्रेम रेम होगा तो पूछ लेते हैं, बता दे शायद नहीं। तो राष्ट्रपति अनिश्चित काल तक जब किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक लेते हैं, कोई गतिविधि नहीं करते, तो ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति लगता है उस विधेयक को अपने पॉकेट में रखकर भुला गए, है ना, जेब में रख के भुला गए हैं। तो ऐसे समय में राष्ट्रपति किस वीटो शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो, है ना। चूंकि संविधान में कोई समय अवधि का विवरण नहीं है कि कितने समय सीमा के भीतर राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर निर्णय देना है, और राष्ट्रपति जब अनिश्चित काल के लिए किसी विधेयक को अपने पास रख लेते हैं बिना स्वीकृति दिए, तो हम कहेंगे राष्ट्रपति ने किस वीटो शक्ति का प्रयोग कर लिया?
जो पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। क्लियर है? क्या याद रखना है? राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। वास्तव में अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति जिन शक्तियों का प्रयोग करते हैं उन्हीं से रिलेट करके हम इन वीटो शक्तियों को परिभाषित करते हैं। क्लियर है नोनी? नहीं नहीं पगली, सुन सुन, देखो सवाल तुम्हारा अच्छा है। जैसे खूबसूरत का विरुद्धार्थी क्या होगा? ना, संवैधानिक का विरुद्धार्थी क्या होगा? संवैधानिक मतलब लीगल, ऐसा मान सकते हो, क्योंकि संविधान एक देश का सर्वोच्च कानून है। असंवैधानिक मतलब अलीगल। साल है नहीं है। राष्ट्रपति की जो भाई वीटो शक्ति का प्रयोग वो कर रहे हैं यदि अनुच्छेद 111 के तहत, तो उसे असंवैधानिक कैसे कहा जा सकता है? लीगल थोड़ी है वो। असंवैधानिक उल्टा है, विरुद्धार्थी है। हाँ, ऐसा बोल सकते हो कि गैर संवैधानिक प्रावधान है। संविधान में जिसका उल्लेख नहीं होता उसे गैर संवैधानिक बोलते हैं, लेकिन वो लीगल है ना? वो अवैध नहीं है, इलीगल नहीं है, लेकिन बस उसका प्रावधान संविधान में नहीं है, तो कैसा हो गया? गैर संवैधानिक। या फिर संविधानोत्तर, संविधान के से परे। असंवैधानिक बोलने का अर्थ एकदम अनर्थ हो जाएगा। असंवैधानिक मतलब इलीगल। राष्ट्रपति इलीगल कार्य करेंगे, है ना? नहीं करेंगे, वो अनुमति उन्हें नहीं है। क्लियर है? ये साले घुमट राज्यपाल वाला कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं, क्योंकि समय लेगा। कल हो जाएगा, कल इंट्रोडक्टरी लास्ट क्लास हो जाएगा, टॉपिक पे आ जाएंगे, है ना? ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। टिल देन, गुड बाय फ्रॉम माय साइड।